नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बहुजन समाज पार्टी के बाद अब भाजपा भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है। इसका आयोजन किया जा रहा है। भाजपा की तरफ से आज लखनऊ में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सीएम योगी ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने सिर्फ प्रदेश सरकार की उपलब्धियां नहीं गिनवाई, बल्कि बिना नाम लिए विपक्षियों पर कटाक्ष भी किया है। होता ही है, पार्टी बात देखते ही होंगे। देश पे कोई आपदा आती है, वे दिल्ली भाग जाते हैं। उनको देश से कोई मतलब ही नहीं। उत्तर प्रदेश ने उनकी पूरी खानदान को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया, लेकिन उत्तर प्रदेश से बाहर जाएंगे, कहेंगे उत्तर प्रदेश के लोग कुछ मत खराब। लोग कहते थे कि फैसला हो जाएगा तो ये हो जाएगा। मैंने कहा देखो, ये सबकी चिंता मत करो। सभी अधिकारी कहते थे साहब फैसला हो जाएगा तो ऐसा ना हो। हमने कहा देखो सब चिंता मत करो, सब मैं समझूंगा। और लोग बोलते थे, कोई बोलता था खून खराबा हो जाएगा। मैंने कहा देखो एक मच्छर भी नहीं बनेगा। प्रयागराज पहुंचे संजय सिंह, राज्यसभा सांसद। आप पार्टी यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह प्रयागराज पहुंचकर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। इस दौरान संजय सिंह ने कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश में भी दिल्ली मॉडल लाएंगे और पूरी जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर तीखे वार भी किए। प्रदेश की जनता को आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और सारे पुराने बकाया माफ उत्तर प्रदेश की जनता फाड़कर फेंक देगी। ये आम आदमी पार्टी कहना चाहती है। और किसानों को फ्री बिजली, 24 घंटे बिजली। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को गाली। महाराष्ट्र के सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी रायबरेली पहुंचे, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने अबू आजमी का जोरदार स्वागत किया। वहीं सपा नेता ने जगह जगह आयोजित सभा को संबोधित करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा प्रहार किया। बीजेपी पर हिंदू मुसलमान को बांटने, मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा, 2014 में जब बीजेपी की केंद्र सरकार बनी तो उस समय सरकार ने कई वादे किए थे, लेकिन चुनाव के बाद वादे पूरे नहीं किए गए। इसके अलावा पत्रकारों से रूबरू होते हुए अबू आजमी ने अब्बाजान और चचाजान के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, ये तो प्यार वाले लफ्ज हैं, इसमें क्या नाराजगी। आजम खान जेल में है, ऐसे में कहीं आप तो उनकी जगह कमान नहीं संभाल रहे। सवाल पर अबू आजमी ने कहा, आजम साहब जल्द ही जेल से आकर प्रचार करेंगे। वो बहुत बड़े नेता हैं, उनके सामने मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं। अस्पताल में दवाई नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, कुत्ते एम्बुलेंस में घुस कर लाशें खा रहे हैं। ये आज देश की हालत हो गई है। और इनके पास सिर्फ जो है ना, हर चीज को छुपाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक ही चीज है, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम। ये देश सदियों से गंगा जमुना तहजीब का मरकज रहा है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह से रहे हैं, लेकिन आज आपकी मीडिया के जरिए ऐसे गलत भ्रम फैलाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेस पर उद्घाटन से पहले ही दरारें पड़ने लगी हैं। दरारें पड़ने से एक्सप्रेस वे की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि बीते दिन जिला आजमगढ़ में हुई 370 mm बारिश के बाद उतरौला गांव के पास एक्सप्रेस वे पर जगह जगह दरारें पड़ गई हैं, जिसकी वजह से कई गंभीर सवाल उठने लगे हैं। पूर्वांचल के विकास और सुगम यात्रा के उद्देश्य से देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2018 में पूर्वांचल एक्सप्रेस के आधारशिला को रखा था, जिसके बाद अब जल्द ही इस एक्सप्रेसवे से आना जाना भी शुरू हो जाएगा। पूरे प्रदेश को बारिश ने सराबोर कर दिया है। कई जिलों में रिमझिम बारिश तो कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हो रही है। आसपास के 13 जिलों में बारिश ने फसलों और कच्चे घरों को काफी नुकसान पहुंचाया। बारिश के चलते होने वाले अलग अलग हादसों में कई लोगों की मौत हुई है, तो वहीं दर्जनों लोग और मवेशी भी घायल हुए।
बारिश ने बस्ती, बदायूं, चित्रकूट समेत कई जिलों में भारी तबाही मचाई है। वहीं कई जिलों में लगातार 2 दिन बारिश नहीं थमी। हाल ये है कि बारिश से कच्चे मकान, दीवार गिरने और बारिश से होने वाले हादसों में कई जानें चली गई हैं। तस्वीरें 5 आपकी टीवी स्क्रीन पर बस्ती, कानपुर, चित्रकूट, लखनऊ और बदायूं की। एक घर था, मतलब दोनों एक ही आदमी का था। तो बारिश लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई ये है। चारपाई दिख रही है, इसके अंदर थे, कैसा बिक रखे जीसीबी से, और उसके बाद कुछ आदमी ने तो बारिश के चलते लगातार ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। एक घर था। कई जगहों पर लोगों के घरों को नुकसान हुआ है, लोगों को जान माल की हानि हुई है। ये चारपाई दिख रही है, जिंदगी भर की कमाई जमींदोज हो चुकी है। से, और उसके बाद कुछ आदमी ने सोचिए, सावन का पूरा महीना बीत गया, बारिश उतनी ज्यादा नहीं हुई जितनी अपेक्षित थी, लेकिन अब चूंकि भादौ लगा है और बारिश की कोई सूगाबागी भी नहीं हो सकती इस दौरान, एक घर था। लेकिन बारिश इतनी जबरदस्त हो रही है रात में यहाँ पे सोए कि कई जगहों पर लोगों की जान माल तक को खतरा है। कई जानें चली गई इस बारिश से। लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया है। जिंदगी भर की कमाई, जिंदगी भर की पूंजी खत्म हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अवधेश मिश्रा हमारे साथ बदायूं से जुड़ चुके हैं। अवधेश, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? बारिश से लोगों का बुरा हाल है। जी बिल्कुल, आपको बता दें, ये बदायूं में बारिश जो है लगातार कहर बरपा रही है। तो लगातार बारिश होने के चलते जो कच्चे घर बने हुए हैं वो लगातार गिर रहे हैं, जिससे लोगों को काफी जनहानि तो हो ही रही है। उसके साथ लोग उसमें दबने के बाद जो है गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। लेकिन बदायूं में अभी तक बारिश के कारण मौत नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं फसल को भी ये बारिश का पानी जो है नुकसान कर रहा है, तो कहीं ना कहीं फसल को भी फायदा कई गुना हो रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अवधेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो अवधेश हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि बारिश कहीं पर राहत तो कहीं पर आफत बनकर टूटी है। लोगों की जिंदगी भर की कमाई खत्म हो गई, तो कई जगहों पर फसलों को इस बारिश का फायदा भी पहुंच रहा है। इंद्रजीत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बस्ती से संवाददाता है। इंद्रजीत, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? जी, मैं इस समय जो है जिला उद्योग जो है कार्यालय पे मौजूद हूँ, और जो है लगातार 72 घंटे से ऊपर हो गया है, बारिश जो है थमने का नाम नहीं ले रहा था। अभी मैं मौके पे इस समय जिला उद्योग कार्यालय पहुंचा हूँ। बहुत शुक्रिया इंद्रजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कोलकाता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत जस्टिस राजेश बिंदल का नाम फाइनल हो चुका है। कोलकाता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से पहले जस्टिस राजेश बिंदल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। वहां पर इस पद पर जस्टिस बिंदल की सेवाएं 9 दिसंबर 2020 से प्रभावी रही हैं। बीजेपी सरकार ने अपने 4.5 साल पूरे कर लिए हैं। इस उतार चढ़ाव भरे सफर में योगी सरकार को कई बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर मुश्किल का डटकर सामना किया। 4.5 सालों में जहां एक तरफ सड़कों की व्यवस्था और सुरक्षा पर बड़े फैसले लिए गए, तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या नगरी के विकास के साथ साथ भव्य राम मंदिर का निर्माण, अलीगढ़ में महान जाट नेता महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी और भी तमाम कार्य प्रदेश के लिए किए गए हैं।
कोरोना महामारी के दौर में सीएम योगी ने रात दिन एक करके जनता के लिए काम किया, प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाने का प्रयास किया। सीएम योगी के 4.5 साल कैसे रहे, ये खास रिपोर्ट रख रही है। विपक्ष भले ही प्रदेश सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, भाजपा सरकार और बीजेपी के कार्यकर्ता सीना ठोक के कह रहे हैं उनके 4.5 साल बेमिसाल। लखनऊ से जनता टीवी के लिए व्याख्या करना। राजधानी लखनऊ में वर्ष 2021 की यूपी बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थियों को अंक सुधार परीक्षा में बैठने के लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, लेकिन बारिश के चलते इन परीक्षा केंद्रों में बड़े स्तर पर पानी भर गया, जिसके बाद पानी के बीच रखे ईंट की पगडंडी से होकर बच्चों और अफसरों को केंद्र पर पहुंचना पड़ा। ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ के रामपाल त्रिवेदी इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र की, जहां पर अंक सुधार परीक्षा देने से पहले ही परीक्षार्थियों को रास्ते में भरे पानी से गुजरकर केंद्र पर पहुंचने की परीक्षा देनी पड़ी थी। हालांकि परीक्षा की प्रथम पाली होने के बाद मामला जब डीएम के संज्ञान में आया तो उन्होंने जिम्मेदारों को कड़ी फटकार लगाई और जल निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। देखिए, अतिवृष्टि के नाते आप अवगत है कि कई जगहों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसमें युद्ध स्तर पर संबंधित विभागों द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। एक केंद्र पे भी था जिसमें अलग से चैनल बना करके पानी को निकाला जा रहा है। जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने गुंडा कहा। इस पर राजा भैया के समर्थकों को गुस्सा आ गया, वो आक्रोशित हो गए। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के इस बयान के विरोध में उनके बहादुरगंज स्थित आवास पर आज शाम पुतला दहन करने जा रहे जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत भी हुई। दरअसल शाम 7:30 बजे जनसत्ता दल के कार्यकर्ता कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के आवास पर कूच कर रहे थे, लेकिन पहले से मुस्तैद पुलिस ने लक्ष्मण मार्केट के पास प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश करी। वहीं नंदी समर्थकों ने जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं को डंडों से जमकर पीटा और उन्हें भगा भी दिया। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने मंच से बोलते हुए राजा भैया को मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसा माफिया कहा था। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने ऐसे माफियाओं का सफाया करने का काम किया है और हमारी सरकार कभी भी ऐसे गुंडे माफियाओं को संरक्षण देने का काम नहीं करती है। 4 लोग आकर के नारेबाजी किए। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस आई और उनको पकड़ के थाना कोतवाली ले गई है। उनसे पूछताछ की जा रही है, क्या क्यों नारेबाजी कर रहे थे, क्या मामला था, ये विस्तृत जानकारी नहीं है। पूछताछ करके और अग्रेसर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों के लिए राजनीतिक पार्टियों ने मैराथन बैठक शुरू कर दी। भाजपा ने ऋषिकेश और कांग्रेस ने हरिद्वार से सियासी दौड़ शुरू की है। वार पलटवार के साथ ही सत्ता पाने के लिए जोर आजमाइश भी जारी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। पहाड़ पर उतार चढ़ाव की राजनीति जारी है। पहाड़ पर राज करने के लिए राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के पांव खींच रही हैं। कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा के जरिए राज्य में सत्ता परिवर्तन का बिगुल फूंका है, जबकि भाजपा आशीर्वाद रैली निकालकर सत्ता में पुनः वापसी का सपना संजोए हुए है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य में राजनीतिक पार्टियों की जद्दोजहद वाली सियासी यात्रा लगातार जारी है। आज तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। यात्रा का नेतृत्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे थे। भाजपा की ये जन आशीर्वाद यात्रा श्यामपुर के हाट बाजार से चलकर दुर्गा मंदिर, IDPL, मालवीय नगर, काले की ढाल, पुरानी चुंगी, तिलक रोड, घाट तिराहा, देहरादून तिराहा और व्यापार सभा से होते हुए निकाली गई। जगह जगह कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता ने यात्रा का स्वागत किया। तो वहीं कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण का आगाज आज हरिद्वार जिले से किया, जिसमें कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस की इस परिवर्तन यात्रा में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, प्रीतम सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेता परिवर्तन यात्रा के जरिए हरिद्वार की 11 विधानसभाओं में भ्रमण करेंगे। कांग्रेस की ये परिवर्तन यात्रा का समापन 20 सितंबर को कनखल में होगा। कांग्रेस जहां सत्ता में वापसी को लेकर जोर लगा रही है, वहीं भाजपा इस बार राज्य में पारी बदलने के बाद सत्ता स्थानांतरण की मिथ्या को तोड़ना चाहती है।
भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कार्यों को आगे रखा है। यात्रा के जरिए राज्य में 4 धाम रेल, ऑल वेदर रोड, नेशनल हाईवे और सड़क का जाल और 4 धाम की शुरुआत जैसे कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है। पूरे विश्व में परेशानी करिए, रिसेशन हुआ, लेकिन फिर भी आपने देखा 4 धाम यात्रा शुरू कराई गई। हम जानते हैं कि बीमारी क्या है, हम जानते हैं इलाज भी क्या है, लेकिन जनता को भड़काना और गलत सपने दिखाना ये कांग्रेस की आदत है। परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं सर, उससे कितना परिवर्तन होगा आपको लगता है? परिवर्तन पहले अपना परिवर्तन कर लें, अपने को संभालें, प्रदेश को बाद में संभालेंगे। वहीं कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है। कांग्रेस ढोल नगाड़ों के साथ परिवर्तन यात्रा के जरिए भाजपा सरकार की नीतियों, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन जैसे मुद्दों को जनता के बीच रख रही है। जनता में भी कांग्रेस पार्टी को लेकर बड़ी उम्मीद के साथ लोग यहाँ पहुँचे हैं इस यात्रा का स्वागत करने के लिए। और मैं वादा करते हैं हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जो इनकी उम्मीदें हैं कि एक अच्छा उत्तराखंड बने जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो, जिसमें रोजगार हो, जिसमें महिलाओं का उत्पीड़न न हो, हम इनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का कोशिश करेंगे। उत्तराखंड गठन की शुरुआत से ही दोनों ही पार्टियां भाजपा और कांग्रेस एक के बाद एक सत्ता की कुर्सी पर काबिज होती आई है। ऐसे में एक बार फिर दोनों पार्टियों ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अभी से ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रैलियों में लोगों का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। जन आशीर्वाद रैली को भाजपा नेता शानदार बता रहे हैं। नेताओं का कहना है कि जनता का उत्साह बता रहा है कि भाजपा को जनता पुनः सत्ता में देखना चाहती है। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने राज्य के विकास में तमाम काम किए हैं, तो वहीं कांग्रेस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत राज्य में सत्ता परिवर्तन को लेकर हुई है। इनका कहना है कि प्रदेश में जनता राज्य में परिवर्तन चाहती है। अब देखना यही होगा कि विधानसभा 2022 में जनता किसका साथ देगी, बीजेपी को आशीर्वाद देगी या फिर कांग्रेस के परिवर्तन का साथ देगी। फिलहाल कहीं हल्ला बोल है तो कहीं हुंकार है। अपने अपने हिसाब से जनता को अपने पक्ष में लाने और दिल जीतने का राजनीतिक पार्टियों के पास बड़ा काम है। जनता किसके पक्ष में जाती है, इसका फाइनल तो सिर्फ चुनाव परिणाम होगा। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। 4 धामों के कपाट खुलने के लगभग 4 महीने के बाद आज से 4 धाम यात्रा का आगाज हुआ। शुक्रवार को सरकार ने 4 धाम यात्रा की एसओपी जारी कर दी थी। आपको बता दें कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों को पंजीकरण के बाद ई पास जारी किया जाएगा और राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर अनिवार्य तौर पर पंजीकरण भी करवाना होगा। तो वहीं आज यानी कि पहले ही दिन सभी धामों में ज्यादातर स्थानीय श्रद्धालु पहुंचे। वीकेंड पर बाहर से आए कुछ श्रद्धालुओं ने भी इस ओर रुख किया है। आपको बता दें कि कपाट खुलने के बाद आज 84 यात्रियों ने 4 धाम में दर्शन किए। अजीत काम्बोज हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? एसओपी सरकार ने जारी कर दिया, ऐसे में आज 84 यात्रियों ने, स्थानीय और बाहरी दोनों को मिलाकर के 84 यात्रियों ने दर्शन किए हैं और ऐसे में सरकार के सामने एक टास्क है, क्योंकि जो व्यावसायिक वाहन आ रहे हैं उनके लिए ग्रीन कार्ड एंट्री करी है गवर्नमेंट ने, और यात्री जो आ रहे हैं उनके लिए भी तमाम तरह की बाउंडेशंस लगाई हैं। ये कब तक फॉलो हो पाएगा? बिल्कुल पूजा, जिस तरह से उत्तराखंड 4 धाम यात्रा का आज से विधिवत संचालन शुरू हो चुका है और यात्रा को लेकर सरकार की तरफ से गाइडलाइन भी जारी की गई है। आज पहले दिन की अगर बात की जाए तो काफी संख्या में स्थानीय लोगों ने ही 4 धामों में दर्शन किए हैं। हालांकि लोगों में उत्साह जरूर है और जो देवस्थानम बोर्ड की तरफ से ई पास को लेकर जो अभी जानकारी साझा की गई है उसमें 19,000 से ज्यादा लोगों ने आने वाले दिनों के लिए अपना पंजीकरण कराया है। तो खुशकिस्मत है उत्तराखंड सरकार की, 1.5 माह का समय बचा है, लेकिन इस बीच भी जो लोग हैं वो काफी ज्यादा उत्साह के साथ 4 धामों के दर्शन करना चाहते हैं, जिसका नतीजा है कि पहले दिन लगभग 19,000 से ज्यादा ई पास के लिए रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था करने का यहाँ पर दावा किया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का साफ तौर पर कहना है कि कोविड प्रोटोकॉल्स का जगह जगह पालन किया जाएगा। 4 धामों में कई तरह की सख्ताई लागू होगी, जैसे आप वहां पर तिलक नहीं लगा सकते हैं, प्रसाद नहीं चढ़ा सकते हैं, घंटी की जो व्यवस्था होती है उसको नहीं बजा सकते हैं। तो जितने भी कोविड प्रोटोकॉल्स उनका यहाँ पर पालन किया जा रहा है और बाहर से अगर कोई भी उत्तराखंड में आता है तो उसके लिए स्मार्ट सिटी पर पोर्टल पर पंजीकरण, साथ ही जो देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट है उस पर अपना पंजीकरण और साथ ही जो डबल डोज का एक सर्टिफिकेट है वो भी लेकर अनिवार्य किया गया है। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में सरकार की पूरी व्यवस्था है 4 धाम यात्रा संचालन को लेकर।
बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।